दिस इज वंदना। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेल साइकिल को पढ़ने से पहले हम सेल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग। तो जैसा कि हमको पता है, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट की बात करें, तो वो सेल होती है। ठीक है। इट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक विच व्हेन कंबाइंड विद द सिमिलर सेल फॉर्म अ टिश्यू। यानी कि जिन सेल्स का फंक्शन सेम होता है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं। ठीक है। तो जिन भी सेल का जो फंक्शन है अगर वो सेम है तो वो कंबाइन कर जाते हैं और मिलकर के काम करते हैं, यानी कि टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं। राइट। अ सेल कंप्राइजेस सेवरल ऑर्गेनेल। तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लीवर है, स्टमक है, लंग्स है, उसी तरीके से सेल के अंदर जो है अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है हम इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसको हमने साइटोप्लाज्म टर्म दिया है। ऑल्दो इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है। एरिया को हमने बोला साइटोप्लाज्म। राइट। नेक्स्ट आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन होता है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप देने के लिए, उसी तरीके से सेल को स्ट्रक्चर देने के लिए साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मिलकर के किससे बनता है? यहाँ पे दे रखा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट्स। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन, जो कि एक प्रॉपर शेप देता है सेल को, स्ट्रक्चर देता है सेल को। अगला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि जस्ट पास में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या काम करता है? बेसिकली ये प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। और अगला आता है लाइसोसोम एंड परोक्सीसोम्स। लाइसोसोम जैसा कि आपको पता है सोसाइडल बैग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है। एक तरीके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो कि मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय या डिग्रेड करने का काम करता है। अगला आता है परोक्सीसोम्स। परोक्सीसोम क्या काम करते हैं? बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। राइट। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एटीपी बनाता है। न्यूक्लियस जिसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। राइट। हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है? सेल को चारों तरफ से कवर करके रखती है। और राइबोसोम्स क्या है? साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। ये सारे के सारे ऑर्गेनेल को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सेल साइकिल से। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल। तो एक तरीके का सीरीज है जो कि सेल के अंदर होता है, रिजल्टिंग इन द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने वाली है कि सेल साइकिल के अंदर होता क्या है। सबसे पहले डीएनए डुप्लीकेशन होता है, यानी डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा। दूसरा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। और ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल अभी हमने देखे हैं वो सारे के सारे डुप्लीकेट करेंगे, डबल कॉपी बनाएंगे। और जैसे ये पेरेंट सेल है और अगर ये टू डॉटर सेल बनाता है तो इसमें इक्वल अमाउंट में जो है जेनेटिक मटेरियल भी जाएगा। ठीक है। और इक्वल इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो बराबर मात्रा में यहाँ पे जाएंगे। ठीक है। ये होता है सेल डिवीजन। नेक्स्ट आते हैं सेल साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय प्रीवोस्ट एंड डूमास इन 1824। तो 1824 में जो है सेल साइकिल को डिस्कवर किया गया था। सेल डिवीजन को डिस्कवर किया था वेल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में, पर सेल साइकिल को प्रीवोस्ट एंड डूमास ने डिस्कवर किया था वाइल स्टडिंग द क्लीवेज ऑफ जाइगोट ऑफ फ्रूट।
तो जो फ्रॉग का जाइगोट है उसमें जो क्लीवेज को स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने सेल साइकिल को डिस्कवर किया था। इट इज सीरीज ऑफ स्टेजेस अ सेल पासिस थ्रू टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल। तो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है और नए सेल बनाता है। This entire process where with the help of one single parent cell a new cell population grows and develop is cell cycle। तो बेसिकली एक सेल साइकिल की डेफिनेशन है जहाँ पे पेरेंट सेल जो है एक नई पॉपुलेशन को जन्म देता है और नए डॉटर सेल को बनाता है। ठीक है, अगला आता है इंटरफेस। तो जो सेल साइकिल है, आप इस डायग्राम में अभी देखिए कि ये एक तरीके से सेल साइकिल है जो इस डायरेक्शन में चल रही है, वो डायरेक्शनल होगी। सेल साइकिल क्या है, डायरेक्शनल है, इस डायरेक्शन में चल रही है। अभी हम इंटरफेस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इंटरफेस को अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो आप पूरा देख रहे हो, जी फेज से लेकर के पूरा G2 फेज, S फेज और G2 फेज, ये क्या है पूरा, ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस क्या होता है, interphase is a part of cell cycle where the cell copies its DNA as preparation of the M phase, यानी कि M phase यानी कि माइटोटिक फेज। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये M phase है, ये M phase है। और इंटरफेस हमने किसको बोला कि इंटरफेस में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है माइटोटिक डिवीजन के लिए या माइटोसिस के लिए, माइटोटिक फेज के लिए। तो इसमें क्या करेगा सेल, डीएनए की कॉपी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस फेज में क्या है, सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। और यहाँ पे G1 में ग्रो करता है सेल, G2 में भी ग्रो करता है, और सेल ऑर्गेनेल उसका भी डिवीजन होता है, वो भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारी जितने भी प्रोसेस हैं वो इंटरफेस में ही होते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में इसको रेस्टिंग फेस बोला गया है, लेकिन एक्चुअली में सबसे ज़्यादा एक्टिव फेस यही होती है, सबसे ज़्यादा काम इधर ही हो रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस में 3 फेसेस आती हैं। G1 फेस, ठीक है, ये है G1, ये है S और ये है G2। तो हम क्या बोल सकते हैं, G1 प्लस S प्लस G2 इजकल टू इंटरफेस। इन तीनों को मिला करके हमने क्या टर्म दिया है, इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन इंटरफेस मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल इंक्रीजेस। तो मेटाबॉलिज्म जो है सेल का ड्यूरिंग इंटरफेस बढ़ जाता है, एंड इट इज ऑफन टर्म एज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल। तो सबसे ज्यादा काम यहाँ हो रहा होता है इंटरफेस में, तो इसको हम मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल बोलेंगे। अ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक changes occur during this phase, all of which are divided into 3 subgroups। तो इंटरफेस को हमने 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से ग्रुप हैं वो, G1 फेज जिसको हम गैप 1 भी बोल सकते हैं, S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं, एंड G2 फेज यानी गैप 2। ठीक है, तो ये 3 सब ग्रुप आते हैं इंटरफेस के अंदर। ठीक है, इंटरफेस में 3 सब ग्रुप हम लोग डिस्कस करेंगे, G1, S एंड G2। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे G1 फेज के बारे में। तो G1 में क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। अभी पहले हमने देखा था कि इस साइकिल में आप देखिए कि अगर 24 घंटे की कोई भी सेल साइकिल है तो उसमें 95% जो है वो टाइम इंटरफेज ही ले लेता है। तो आप यहाँ पे देखिए G1 है, S है और G2, तो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है, इंटरफेस में जा रहा है। तो सेल साइकिल के अंदर सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है, इंटरफेस लेता है। इंटरफेस में भी 3 सब ग्रुप हमने पढ़े हैं, G1, S एंड G2। उसमें से सबसे ज्यादा टाइम लेता है G1, ये लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, तो सेल साइकिल में सबसे लंबा क्या हुआ, G1 फेज हो गया, राइट। तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल एंड इज फॉलोड बाय M फेज। तो G1 फेज अगर किसी का भी स्टार्ट हो रहा है किसी सेल साइकिल में, तो उसमें क्या होगा, वो M फेज पहले उसमें हो चुकी होगी, यानी कि वो सेल डिवाइड कर चुका होगा और वापस से एंटर करेगा G1 फेज में। ठीक है, फिर S फेज में, फिर G2 एंड देन उसमें M फेज आएगा, यानी कि वो डिवाइड करेगा। अगेन उसमें प्रोफेज आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ सेल साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लॉन्गेस्ट कौन सी हो गई, G1 फेज, यानी कि गैप 1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज हो गई।
It is also termed as the resting phase as no DNA synthesis take place during this phase. तो इसको resting phase बोला जाता है जीवन को, क्योंकि इसमें DNA का synthesis नहीं हो रहा। वो कहाँ होगा? वो S phase में होगा, ठीक है। बट DNA को synthesis करने के लिए, यानी कि replication के लिए जो भी ज़रूरतें होंगी वो जीवन में हो जाएंगी। जो भी एंजाइम यहाँ पे ज़रूरत है तो वो जीवन में हो जाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो यही हो जाएगा, क्योंकि वो फर्दर उसकी रिक्वायरमेंट होगी जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो यहाँ पे जीवन फेस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ हो जाता है, G2 में भी होगा। हाउएवर ड्यूरिंग G1 phase several cell organelle increase in size and cell rapidly synthesize different type of RNA and protein, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ पे हो जाता है। और जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज में, क्योंकि फर्दर उनको भी डिवाइड करना है। तो कुछ सेल ऑर्गेनेल यही डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है, जीवन फेज में ही। बट जो सेल जिनके पास खुद का डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वो G2 फेज में जाकर के डिवाइड करेंगे, ठीक है। Important event like transcription of 3 type of RNA, synthesis of regulatory protein, enzymes required for DNA synthesis, and tubulin protein also along with the other mitotic apparatus take place during this phase। तो वो जीवन में ही सारे के सारे बन जाते हैं, क्योंकि उसकी फर्दर आगे जरूरत पड़ेगी, तो वो एक तरीके से पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं G0 फेज। तो अभी हमने G1 फेज पढ़ा है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज और आती है G0 फेज। अब ये क्या होती है, हम सिंथेसिस से पहले इसको पढ़ेंगे थोड़ा। सम सेल लाइक कार्डियक सेल्स in the adult animal do not exhibit division, and some other like divide to replace those cells which have been either damaged or lost due to cell death. Such cells which do not divide further attend in inactive G0 phase, also known as quiescent phase। अब जरूरी नहीं है हमारी बॉडी में जितने भी सेल है वो सारे के सारे डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे हमारा न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है, तो उसमें होता क्या है फर्दर, कुछ हमारे कार्डियक सेल भी डिवाइड नहीं करते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि सेल टीयर हो गया, डैमेज हो गया, तो बात अलग है, तब वो डिवाइड करेगा, लेकिन नॉर्मली वो सेल डिवाइड नहीं करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने G1 फेज कंप्लीट की, वो एक फेज में चले जाते हैं जिसको हमने टर्म दिया है G0 फेज, ठीक है। तो यहाँ पे सेल अगर एंटर कर गया तो वो डिवाइड नहीं करेगा। G1 से अगर कोई सेल S फेज में डिवाइड कर गया तो वो डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो डिवीजन होगा। बट कुछ सेल जैसे हमारे न्यूरॉन सेल है और वो कार्डियक सेल है, वो क्या करेंगे, G0 में एंटर कर जाते हैं, यानी वो डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। आफ्टर दे एग्जिट द G1 फेज, यानी कि वो जीवन में अगर जीवन से कहाँ एंटर कर गए, G0 में एंटर करके वो डिवाइड नहीं करेंगे। दीज सेल रिमेन मेटाबोलिकली एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड अनलेस कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी वो डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो सेल है, जैसे हमारा स्किन सेल हो गया और हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो भी सेल्स हैं वो डैमेज होते रहते हैं। डाइजेशन के दौरान बहुत सारे सेल डैमेज होते हैं, तो वहाँ पे डिवीजन होता रहता है सेल का। बट कुछ सेल जैसे न्यूरॉन हो गया, कार्डियक सेल हो गए, ये डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे जरूरत पड़ी है डिवीजन करने की, तभी डेफिनेटली डिवाइड करेंगे, बट अदरवाइज न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करते। अब आते हैं एस फेज के ऊपर। एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज। इसको क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे डीएनए अपने आप की कॉपी बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा। एस फेज इन्वॉल्व द रेप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। तो एस फेज क्या करेगा, डीएनए की कॉपी बनाएगा एंड द सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पे बनेगा। द रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए कैन टेक प्लेस at any phase in this cycle. Thus, at the end of the S phase, each chromosome has 2 DNA molecule and a duplicate set of GN. This phase lasts for 6 to 10 hours. तो 6 से 10 घंटे तक की एस फेज चलती है, जहाँ पे डीएनए अपने आप की कॉपी बनाएगा।
इस फेज में जो डीएनए है वो उसका अमाउंट डबल होगा इस, ठीक है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर 46 होते हैं, ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम इस तरीके से है तो वो अपना क्रोमेटिड बना लेगा। नंबर ऑफ क्रोमेटिड डबल हो गए हैं लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। 46 तो 46 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिन वो है जो बढ़ जाएगा। क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ जाएगा, नंबर नहीं बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एस फेस में जो है अमाउंट डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है G2 फेस। G2 फेस में क्या होता है? G2 फेस और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि ये डीएनए की सिंथेसिस की बाद की स्टेज है, ठीक है। तो इंटरफेस G2 फेस और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेस, इसको हम बोलेंगे G2 फेस इज टर्म द सेकंड गैप। इसको भी सेकंड गैप भी इसको बोला जाता है G2 फेस को। और रेस्टिंग फेज ऑफ द इंटरफेज, इसको भी रेस्टिंग बोला गया क्योंकि यहाँ पे भी डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द सेल कंटिन्यू। अभी हमने देखा था कि G1 में क्या हुआ? G1 भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होंगे इसके अंदर, ठीक है। और एस फेज में क्या हुआ? यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हुआ, यहाँ पे डीएनए बना। और अगेन G2 में भी जो है वो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वापस से होंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन G1 में हुआ क्योंकि प्रोटीन की हमें जरूरत है एस फेज में, और फर्दर डीएनए वापस से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन सॉरी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन वापस से G2 में होंगे। सेल डिविजन इन्वॉल्व द एनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दस सेल स्टोर एटीपी इन G2। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सेल डिवाइड कर रहा है और बहुत सारी एनर्जी की यहाँ पे जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के पास में G2 फेज में एनर्जी स्टोर होती है। बाय द एंड ऑफ दिस फेज सेल एंटर द डिवीजन और एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। देखिए अभी हमने देखा इंटरफेस में तीन हमने सब ग्रुप को पढ़े थे, अलग अलग स्टेजेस को हमने डिस्कस किया था, G1, S एंड G2। अब ये देखिए इस साइकिल में आप देख सकते हो ये G1 है, G1, ठीक है, S और G2। तो ये इंटरफेस चल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये डायरेक्शन इसकी होएगी, ठीक है। तो G1 के बाद में S, G1 में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल थे वो साइज में बड़े हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो भी डेंस हो जाता है, विस्कस हो जाता है। और एस फेस में डीएनए जो है अपने आप की कॉपी बनाता है, ठीक है। और G2 में अगेन क्या होता है? सेल ऑर्गेनेली कुछ G2 में भी डिवाइड करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह, ठीक है। और फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वापस से होगा। तो पूरे इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, माइटोटिक डिवीजन के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी इंटरफेस है, बट इंटरफेस में भी G1 सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरफेस। अगर कोई सेल की कोई भी सेल साइकिल 24 आवर्स की है तो 23 घंटे में सिर्फ इंटरफेस ही चलता है, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं। माइटोटिक डिवीजन जो है उसमें अलग अलग फिर स्टेजेस आती हैं, जिसमें हम प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, जिसमें 2 सेल बन जाते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में दूसरा जब हम वीडियो बनाएंगे। पर इस वीडियो में हम सेल साइकिल में सिर्फ G1, S और G2 फेजेस को ही हमने डिस्कस किया है। तो ये कंप्लीट साइकिल इस तरीके से चलेगी, डायरेक्शनल साइकिल होगी ये। और फर्दर जो है G2 के बाद में M फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए M फेज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द माइटोटिक फेज और द फेज ऑफ द इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर कोई भी सेल है अगर वो डिवाइड किया तो उन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हम बात करें सेल ऑर्गेनली एकदम एग्जैक्ट इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशनल डिवीजन हुआ क्योंकि इसमें जो भी चीजें जाएंगी वो बराबर जाएंगी। As the cell undergo a complete reorganization to give birth to a progeny that has the same number of chromosome as the parent cell। तो पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम नंबर था वैसा ही डॉटर सेल में होगा, प्रोजेनी में भी होगा। The mitotic phase is divided into 4 overlapping stages
एम फेज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एम फेज फर्दर डिवाइडेड है 4 अलग अलग स्टेजेस में, जिसको हमने बोला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए G1 के बाद एस फेज, एस के बाद G2 और देन ये एंटर कर गई है एम फेज के अंदर। एम फेज में फर्दर हमने यहाँ पे देखा है प्रोफेज है, प्रोफेज के बाद प्रो मेटाफेज है। मेटाफेज से स्टार्ट करने से पहले प्रो मेटाफेज आती है, ताकि उसमें जो है फर्दर कुछ चीज़ें होती हैं जो मेटाफेज से पहले होनी जरूरी होती हैं। मेटाफेज के बाद एनाफेज, जहाँ पे सेल यानी कि क्रोमोजोम जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, अपोजिट पोल पे। उसके बाद टीलोफेज आता है एंड देन साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जहाँ पे फर्दर 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। ठीक है, तो ये है एम फेज। माइटोसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ यूकैरियोटिक सेल सेपरेट द न्यूक्लियर DNA and chromosome and divide into 2 different but similar set of nuclei is known as mitosis. The chromosome is pulled apart by a mitotic spindle, which is a specialized structure consisting of microtubules. तो spindles जो हैं वो किससे बनते हैं? जो है वो microtubules से बनते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम से बाइंड करके उसको अपोजिट पोल पे ले जाते हैं, उनको दूर कर देते हैं, वहां पे डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये माइटोसिस है। माइटोसिस के बाद एम फेज में हमने देखा 4 स्टेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इन दिस फेज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिवाइड, इट बिगिन एज सुन एज द माइटोसिस एंड्स। तो जैसे ही माइटोसिस खत्म होता है, यानी कि टीलोफेज के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होता है। प्लांट सेल आर मच टफर देन एनिमल सेल, क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है, एज दे हैव अ रिजिड सेल वॉल एंड हाई इंटरनल प्रेशर। Thus cytokinesis occur in plant and animal are differently. तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे एक क्लीवेज फरो बन जाता है, फर्दर ये डिवाइड कर जाता है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है। तो ये डिफरेंस होता है साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो ये थी हमारी ओवरऑल सेल साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद म्यूसिस को हम कंप्लीट करेंगे। बट इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।